वीडियो की शुरुआत में अपने भाइयों को गुड न्यूज देके करूंगा। तो गुड न्यूज ये है कि अगस्त महीने के अंदर कम से कम 10 आईपीओ तो आराम से आने वाले हैं। अभी अगस्त के फर्स्ट हाफ में ही ऑलरेडी 5 आईपीओ कंफर्म हो चुके हैं और जिस तरीके से मार्केट चल रहा है आगे भी अगले हाफ में भी लगातार आईपीओ हमको कंफर्म होते हुए दिखेंगे क्योंकि आईपीओ की पाइपलाइन ही तगड़ी है। तो इन सभी आईपीओ में से जो अपना पहला आईपीओ आ रहा है ना, जो अगस्त का पहला आईपीओ ओपन हो रहा है उसका अपन रिव्यू करेंगे। कंपनी का नाम है आरडी इंडस्ट्रीज। देखो ये आईपीओ का रिव्यू तो अपन करेंगे, पर काफी चीजें ना आईपीओ का लिस्टिंग क्या होगा, लिस्टिंग कैसे होगी, वो डिपेंड करती है मार्केट कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मार्केट क्या बोलता है। देखो हमारा जो निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट की मैं बात करूं ना तो पिछले 6-7 दिनों से एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं। एफआईआई सेलिंग का प्रॉब्लम था इंडियन मार्केट में, बाइंग कर रहे हैं और आज भी मार्केट पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अभी आप इसको बोलोगे तो भाई आज पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में आप जब सेंसेक्स देखोगे ना तो यहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि जो नया कैश वाला जो रूल आया था ना, CAS रूल जो निफ्टी के अंदर लग रहा है वो लास्ट में एक स्पाइक दिखा देता है, तो उसकी वजह से आपको यहां पर उतना देखने को नहीं मिलेगा, पर सेंसेक्स ऊपर है। रीजन क्या है? क्योंकि आज भी क्रूड के भाव हमको नीचे देखने को मिले। पहले लगभग $80, पहले $85 पर बैरल से $80 पर बैरल तक क्रूड का भाव आया, फिर अभी $75 पर बैरल तक क्रूड का भाव गिर चुका है। 6% की गिरावट कल हमको देखने को मिल रही है। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि ओमान के साथ में मिलकर जो अपना ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की तैयारी कर रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है। तो सीधा अपन आते हैं अपनी आरडी इंडस्ट्रीज के आईपीओ के ऊपर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर का सिल्वर प्ले बटन का हमारा टारगेट है। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरडी इंडस्ट्रीज के आईपीओ की टाइमलाइन। ठीक है, तो 5 अगस्त को मार्केट में आईपीओ ओपन हो रहा है, मतलब आईपीओ अभी ओपन हो चुका है। यहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 7 अगस्त तक। अभी अलॉटमेंट के बेसिस की बात करें तो 10 अगस्त को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 12 अगस्त को ये जो कंपनी है मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। देखो इशू साइज की मैं बात करता हूं तो इशू उतना बड़ा तो नहीं है इशू, लेकिन आप ये समझो कि डिसेंट है। अभी अभी कुछ दिनों पहले, मतलब अभी अभी जो अलॉटमेंट जिसका आया है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स का आईपीओ 290 करोड़ का था। प्रॉब्लम ये थी वहां पर रिटेल कोटा भी कम था। इस आईपीओ का बढ़िया बात यह है कि पहली बात तो 425 करोड़ का इशू है। हाँ मानता हूं कि बढ़ा लेंगे, पर पॉजिटिव ये देखने को मिल रहा है कि 35% का आपको देखने को मिल रहा है आपका रिटेल कोटा। तो रिटेल कोटा जितना होना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो आप 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हो उनके लिए आइडियल कोटा है, उनके चांसेस पूरे बनते हैं। जिस हिसाब से रिटेल की जो रिजर्व एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं तो वो यहां पर देखने को मिल रही है इस आईपीओ में 1 लाख, मतलब 1 लाख एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बनेंगे उसकी भी मैं बात करूंगा, पर पहले इशू को डिकोड करते हैं। अभी 425 करोड़ रुपए जो आरडी इंडस्ट्रीज मार्केट से उठा रही है ना, यहां से 320 करोड़ रुपए होने वाला है आपका फ्रेश इशू, मतलब ये पैसा कंपनी के पास में जाएगा, प्लस जो बचा हुआ अपना अमाउंट बनता है 105 करोड़ रुपए, वो पैसा होने वाला है ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस आईपीओ के अंदर अपना स्टेक को, अपने शेयर्स को सेल करके 105 करोड़ रुपए घर पे लेकर के जाने वाले। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये 320 करोड़ रुपए जो कंपनी उठा रही है, यहां से पैसा कितना कहां यूज करेंगी कंपनी उसको समझ लेते हैं। तो आपका 320 करोड़ रुपए में से लगभग 220 करोड़ रुपए कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करने में यूज करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी, तो इवेंचुअली कंपनी के अंदर ग्रोथ ही आएगी, जो पैसा लग रहा है, तो ये बढ़िया बात है। साथ में 20 करोड़ रुपए कंपनी अपना बोरोविंग्स को पे करने में रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेंगी बोरोविंग्स का, तो 20 करोड़ रुपए वहां यूज होंगे। और जो बचा हुआ पैसा है 320 करोड़ में से माइनस कर लोगे 240 करोड़, तो बचा हुआ पैसा जो भी बनता है 80 करोड़ रुपए, वो होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी अपना यूज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का हमको इशू का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया है, क्योंकि आप 425 करोड़ में से 320 करोड़ रुपए कंपनी की वर्किंग कैपिटल को मजबूत करने में, कंपनी के फाइनेंशियल्स को सुधारने में डाल रहे हो, तो अच्छी बात है। अभी 20 करोड़ ही ये डेट पेमेंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा करते तो और बेटर होता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपनी की हालत, जो डेट का स्ट्रक्चर है ना, वो बेकार है, काफी बोरोविंग्स है कंपनी के ऊपर, वो भी अपन समझेंगे, पर पहले बिजनेस को समझ लेते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए अपन सीधा ही कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, जहां पर हमें सारी चीज पता चल जाएगी। यहां पर आपको अबाउट अस का सेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में कंपनी का माजरा क्या है। ठीक है, पहली बात, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 के अंदर। अब इनका बिजनेस क्या है? ये बिजनेस इनका बेसिकली है, ये नॉन फेरस मेटल का रिसाइकलिंग का काम करते हैं, स्क्रैप रिसाइकल करते हैं। नॉन फेरस मेटल मतलब ऐसा जो स्क्रैप जिसके अंदर मेटल कंपोनेंट नहीं होता, सॉरी आयरन कंपोनेंट नहीं होता, फेरस फेरस कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, तो मेजर इनका जो बिजनेस बनाते हैं, ये जो मेटल बनाते हैं वो बनाते हैं लीड, और ये अपने क्लाइंट्स को, देखो पहली बात तो इनका बिजनेस जो है B2B है, लगभग 50 इनके कस्टमर्स है, नेशनली इंटरनेशनली, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के
31 मार्च 2026 के डेटा के हिसाब से 50 इनके कस्टमर्स है, उनको ये हाई क्वालिटी हाई प्योरिटी लीड प्रोवाइड करते हैं और दूसरा लीड के काफी सारे अलॉयज बनाकर ये आगे देते हैं। अब इनके अलॉयज में इनके जैसे कि आपका लीड एंटीमनी हो गया, लीड कैल्शियम हो गया, लीड टीन हो गया, लीड सिल्वर हो गया, ऐसे काफी तरीके के जो एलॉयज है ये बनाते हैं और अपने कस्टमर्स को देते हैं। अभी किन किन इंडस्ट्री को ये सप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन वाली जो इंडस्ट्री है बैटरी वाली, वहां पर ये प्रोवाइड करते हैं। ई मोबिलिटी को ये प्रोवाइड करते हैं। ऑटो सेक्टर में काफी ज्यादा यूज होता है, उन क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और साथ में केमिकल सेक्टर के अंदर भी ये जो एलॉयज होते हैं इनका काफी ज्यादा यूज होता है, लीड का काफी ज्यादा यूज होता है। तो केमिकल सेक्टर के अंदर भी ये इन सारी चीजों को सप्लाई करते हैं। तो कुछ इस तरीके का बिजनेस कंपनी का है। बिजनेस के ग्रोथ की बात करूं तो ये जितना भी स्क्रैप रिसाइकलिंग वाले बिजनेस है ना, ये आने वाले टाइम में इवेंचुअली जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी तो ये काम ही करेंगे आगे, मतलब बढ़ेंगे ही। तो बिजनेस का जो मोटिव वो अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे हो तो भाई चार चांद लग जाए सोने पे सुहागा, ठीक है। तो अभी आते हैं अपन कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर। रेवेन्यू के आंकड़े देखने से पहले ये नंबर जो आपको दिख गया ये तो आपको खुश कर देगा, 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, बढ़िया बात है। FY24 के अंदर 663 करोड़, FY25 के अंदर 743 करोड़ और FY26 के अंदर 1168 करोड़। तो ग्रोथ काफी बढ़िया है, B2B कंपनी है तो सस्टेनेबल भी है ग्रोथ, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स काफी तगड़े दिखाई दे रहे हैं अब तक। तो नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है FY24 के अंदर, FY25 के अंदर 33 करोड़ और FY26 के अंदर 84 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 154 करोड़ का 150% का ग्रोथ। इससे हमें यह समझ में आता है कि डेफिनेटली कंपनी ने अपने मार्जिन्स को इंप्रूव किया है ओवर द टाइम, क्योंकि कंपनी के टोटल इनकम तो इतनी बड़ी है 57% से, पर नेट प्रॉफिट आपका 150% से बड़ा है, विच इज गुड। तो अभी आते हैं अपन एबिटा के ऊपर। एबिटा की बात करें तो वो सेम चीज हमको देखने को मिलेंगी। एबिटा मतलब जो मार्जिन से एक्चुअली इंप्रूव है उसी वजह से एबिटा हमको बढ़ते हुए देखे। तो 28 करोड़ से 65 करोड़ पहुंचे, 25 में 26 में 150 करोड़ पहुंचे, जो कि बढ़िया बात है। अब बोरोविंग्स वाला पोर्शन हमें देखना पड़ेगा। देखो हाई डेट कंपनी के ऊपर है, कंपनी के साइज के हिसाब से आपका 140 करोड़ का डेट था FY24 के अंदर, फिर 167 करोड़, फिर 183 करोड़। तो इससे हमें यह समझ में आता है अभी इनका वो चीज मार्जिन कैसे इंप्रूव मैं आपको बताता हूं। मार्जिन ऐसे इंप्रूव है कि इनका जो डेट, पहले तो फंडामेंटली मार्जिन इंप्रूव है क्योंकि एबिटा बढ़ा, लेकिन एबिटा के ऊपर भी नेट प्रॉफिट ऊपर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस पेस से इनके रेवेन्यूज बढ़े ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़े, उस पेस से कंपनी की बोरोविंग्स नहीं बढ़ी। तो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट था इंटरेस्ट पेमेंट का वो 10% से ही बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट उसके कंपेयर में ज्यादा थे, तो इनके मार्जिन और भी इंप्रूव हो गए। तो ये अगर डेट को यहां पर कंट्रोल करते हैं इस लेवल पर और आने वाले टाइम में कंपनी स्केल करती है, ग्रो करती है, तो कंपनी के साइज के हिसाब से इनका जो एक्चुअल में इंटरेस्ट पेमेंट होता है बोरोविंग्स के ऊपर वो कम हो जाएगा। और बढ़िया बात यह कि यहाँ से 20 करोड़ रुपए तो ये ऐसे भी आईपीओ से जो पैसा उठा रहे हैं और जो फ्रेश इशू का पैसा है वहां से पे करने वाले, तो ये भी अच्छी बात देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी अपन कंपनी के केपीआईज की बात करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो आरओई काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। 70+ लास्ट ईयर था, इस ईयर 80+ है। कंपनी के आरओई में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका वर्किंग कैपिटल फंसा होता है, कैपिटल जो एम्प्लॉयड होता है बिजनेस के अंदर, उस पर जितना ज्यादा रिटर्न आएगा ना उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी। भाई साहब 25% का कैपिटल एम्प्लॉयड था 31 मार्च 2025 और ये 44% हुआ, इंप्रेसिव भाई। डेट टू इक्विटी का रेशो कम हो गया, कंपनी का एक्चुअली डेट कम नहीं हुआ, पर मैंने बोला कंपनी का स्केल बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई, तो इक्विटी बढ़ने की वजह से डेट टू इक्विटी का रेशियो 1.25। वैसे तो 1.25 रेड जोन में ही होता है, एक के नीचे होना चाहिए डेट टू इक्विटी का रेशियो, पर जिस तरीके की कंपनी की ग्रोथ है ये आने वाले टाइम में इसको कवर कर जाएंगे मोस्ट लाइकली, ऐसा ही होता है। ऐसे जब कंपनी ग्रो करती है तो ठीक है, वही तो आपने देखा ना, मतलब कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई, तो आपका डेट टू इक्विटी कम हो गया। और ये तो कोई मतलब नहीं, नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50% की इसका कोई वो भी नहीं होता, ठीक है। पैट की अपन बात करते हैं तो पैट लगभग 4.5% का कर रहे थे, 7.25% का कर दिया, विच इज गुड। एबिटा 8% से 9% से 12% पहुंच गया, विच इज गुड भाई मतलब कमाल कर दिया इन्होंने। पी रेशियो की बात करते हैं, देखो प्री आईपीओ 15 का पी, पोस्ट आईपीओ 19 का पी। अभी आपको लगेगा ये काफी कम है, ये काफी कम नहीं है। जब B2B बिजनेस इतने भी ग्रो करते हैं ना तो उनको वैल्यूएशन यही मिलती है, लेकिन कंसीडरिंग कि ये B2B बिजनेस है ये वैल्यूएशन अच्छा देखने को मिल रहा है, मतलब कंसीडरिंग की मार्केट भी अच्छा चल रहा है, तो ये आईपीओ मैं तो भाई इसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो बेटर लगा है। मतलब प्रॉफिट के चांसेस कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से बढ़िया देखने को मिल रहा है, बस QIB सब्सक्रिप्शन अच्छा आना चाहिए और मार्केट थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, फिर थोड़ा यहीं पर सस्टेन करना चाहिए। बाकी अपन
एक्चुअल में जो जीएमपी चल रहा है उसकी बात करें तो 50 से 55 रुपए का इन्होंने अपना प्राइस बैंड रखा है, जहां पर अभी के टाइम पर अराउंड 8 रुपए का प्रीमियम देखने को मिल रहा है 15% का। 15% के ऊपर जब भी जीएमपी होता है सेफ होता है। लेकिन अगर क्यूआईबीज यहां पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, अगर क्यूआईबीज को भी ये बात चमक जाती है, क्यूआईबीज अगर आए तो भाई ये जीएमपी बढ़ने के भी चांसेस है। अदरवाइज आईपीओ तो ये है अभी के लिए कंसीडरेबल है। अभी क्यूआईबीज के आते हैं, मार्केट कैसा करता है उसकी भी अपडेट मैं आपको कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर ज्वाइन करके रख सकते हो अपडेट्स के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो सिल्वर प्ले बटन का टारगेट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।